Shut up and sit down. 26.3 इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशंस, भारत और राष्ट्र संघ। 26.3.1 26.3.1 इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूएन एफर्ट्स फॉर पीस एंड डिसआर्मामेंट। अब देखिए, पीस मतलब शांति, ठीक है, और डिसआर्मामेंट मतलब क्या होता है कि जो सैन्य बल है, ठीक है, वो हटाया जाए, सेना को हटाया जाए। तो भारत का क्या योगदान रहा? संयुक्त राष्ट्र का जो काम था, वो जो प्रयास किए थे ताकि पूरे दुनिया में शांति बने रहे और मिलिट्री हटाया जाए, ठीक है। द यूनाइटेड नेशंस विच केम इन टू बीइंग ऑन 25 October 24, 1945 has been the most important international organization since the Second World War. अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के आने के बाद यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बन गई। The formal basis for UN activities in the UN is the UN Charter. अब देखिए, जो औपचारिक रूप में जो यूएन एक्टिविटीज है वो क्या है? यूएन चार्टर। द यूएन यूनाइटेड नेशन हैज अ वाइटल रोल इन वर्ल्ड अफेयर्स। अब पूरे दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है, उसके लिए यूनाइटेड नेशंस जो होता है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। फॉर मोर देन 50 years UN has helped to manage relations between states and regulate a broad range of international activities. 50 साल से ज़्यादा थे के समय से जो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र, वो अलग अलग देशों के बीच में कैसा संबंध रहे उनको ठीक करना, साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय काम हो रहे हैं, जो व्यापार हो रहा है, उसको बड़े स्तर पर कराना, ये चीज़ वो देखते हैं। इट हैज़ वर्क टू प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ पीपल एंड प्रमोट पीस एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस किस तरह से काम किया कि जो लोग हैं इस दुनिया में, जो लोग रह रहे हैं, उनको सुरक्षा मिले, साथ ही साथ शांति हो और विकास, इसका प्रमोशन हो, विस्तार हो। One way in which UN has contributed to world peace is by taking up the cause of disarmament. India has also contributed immensely to UN's disarmament efforts. अब एक तरीका है ऐसा जिससे संयुक्त राष्ट्र ने इस पूरे दुनिया में शांति के लिए काम किया, वो ये कि डिसआर्मामेंट मतलब पूरे दुनिया से, ठीक है, द रिडक्शन और विड्रॉल ऑफ मिलिट्री फोर्सेस एंड वेपन्स, सैन्य बलों और हथियारों की कमी या वापसी करना। फिर भारत भी इस काम के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। डिसआर्मामेंट इज लिमिटेशन, रिडक्शन एंड पॉसिबल एलिमिनेशन ऑफ डेंजरस वेपन्स लाइक न्यूक्लियर वेपन्स। अब डिसआर्मामेंट क्या है? यह आपके ऊपर प्रतिबंध लगाता है, कमी करता है, और जो बहुत ही खतरनाक हथियार हैं जैसे न्यूक्लियर होते हैं उनको खत्म करने की बात करता है। सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिया हैज कॉन्सिस्टेंटली परस्यूड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल डिसआर्मामेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से भारत इस उद्देश्य को लेके कि पूरे दुनिया में जो हथियार है, जो सैन्य बल है, उनकी कमी की जाए, ठीक है, क्योंकि वह इस सिद्धांत पे बात करता है भारत कि कोई भेदभाव ना हो। गिवन द डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इंडिया हैज ऑलवेज बिलीव्ड दैट अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स वुड एनहांस ग्लोबल सिक्योरिटी। अब देखिए, न्यूक्लियर वेपन जो है, जो न्यूक्लियर हथियार है, उससे कितना नुकसान हो सकता है ये भारत को पता है। इसलिए भारत हमेशा इस चीज़ को मानता है कि यह दुनिया से अगर न्यूक्लियर वेपन्स को हटा दिया जाए तो पूरे दुनिया का सुरक्षा होगा। क्यों? समझिए, जो न्यूक्लियर वेपन होता है उसकी क्षमता क्या होती है? अगर किसी देश में या किसी जगह पर न्यूक्लियर वेपन से हमला किया जाए, परमाणु हथियार से हमला किया जाए, तो 100, 200, 500 नहीं, करोड़ों लोग मर जाते हैं। काफ़ी साल तक वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं, जो वहाँ का वंश है,
वो बीमार रहता है, वह देश, वह राज्य पूरा बर्बाद हो जाता है. Thus, India has always advocated that highest priority be given to nuclear disarmament as the first step towards general and complete disarmament. इसलिए भारत हमेशा इस बात की पहल करता है कि सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर जोर देना चाहिए कि न्यूक्लियर बम जो है, परमाणु हथियार, इनको सबसे पहले हटाना चाहिए, ठीक है, ताकि जो पूरी तरह से जो हथियार हैं उनको हटाया जा सके. India has contributed to UN significantly on disarmament in terms of ideas, resolutions, initiative and bridging differences through action plans. अब देखिए, भारत जो है वह इस चीज पर बहुत योगदान दिया संयुक्त राष्ट्र के काम पर, ठीक है, विचारों के माध्यम से, आइडियाज, रिजोल्यूशन, इनिशिएटिव, फिर बहुत सारे जो प्लान्स थे, ठीक है, उन सबको वह पूरा किया. In 1948, India had proposed limiting the use of atomic energy to peaceful purposes and elimination of nuclear weapons from national arsenals. 1948 में भारत इस बात का पेशकश किया कि जो एटॉमिक एनर्जी है उसको लिमिट कर दिया जाए, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, रोक लगाया जाए शांति के लिए, और जो परमाणु हथियार है, परमाणु हथियार, उसको हटा दिया जाए. कहाँ से? जो नेशनल आर्सेनल्स हैं, ठीक है, जो राष्ट्रीय हथियार हैं उनसे. In 1950, India suggested formation of a UN peace fund created through peaceful reduction of arms and directing the amount thus realized towards the developmental purposes. 1950 में भारत यह सुझाव दिया कि संयुक्त राष्ट्र का एक यूएन पीस फंड बने, ठीक है, और ये कैसे बने? जो हम लोग आर्म्स का जो कमी कर रहे हैं, जो वहाँ से पैसा बच रहा है उससे, और ये पैसा दुनिया का विकास करने पे लगाया जाए. In 1954, India advocated the cause for a comprehensive nuclear test ban treaty. आप देखिए, 1954 में भारत इस बात का पेशकश किया कि दुनिया में कहीं पर भी न्यूक्लियर टेस्ट ना किया जाए. इंडिया वॉज द फर्स्ट टू बिकम पार्टी ऑफ द पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी इन 1963. भारत सबसे पहला देश था जो कि एक पार्टी बना किस चीज का? पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी का 1963 में. हेंस इंडिया स्ट्रांगली एंड कंसिस्टेंट रिफ्यूज्ड टू ज्वाइन द ट्रीटी. इसलिए भारत इस चीज पर से रिफ्यूज करता था कि इसको वो ज्वाइन नहीं करेगा. In 1964, India took the initiative to place the item non-proliferation of weapons on UN agenda. अब देखिए, 1964 में भारत इस बात को लाया कि जो हथियार हैं इनका प्रसार ना किया जाए, और ये संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा में इसको लाया गया. However, the purpose was defeated by the 1968 carried that a large numbering of countries from going nuclear without firm restriction on the few nuclear weapon countries' activities. Nuclear non-proliferation treaty, although our country alleged for to oppose to the problem. अब देखिए, लेकिन ये जो पर्पस था ये हार गया. 1968 में बहुत सारे देश ऐसे थे, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर परमाणु हथियार की तरफ गए, ठीक है, वो लोग खुद को रोके नहीं, ठीक है. अब कुछ जो ऐसे न्यूक्लियर वेपन रखने वाले, परमाणु हथियार वाले देश थे, वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो उस समय था बनाया गया, तो हमारा देश तब भी इसके खिलाफ बोलता था. In 1984, India launched a 6-nation 5-continent peace initiative along with Argentina, Greece, Mexico, Sweden and Tanzania. 1984 में भारत एक 6-nation 5-continent peace initiative लाया, ठीक है, और इसमें भारत के संग कौन थे? अर्जेंटीना, ग्रीस, मेक्सिको, स्वीडन और तंजानिया.
4 years later, in a joint declaration issued on the occasion of a visit of President Gorbachev of Soviet Union, the then President, Prime Minister Rajiv Gandhi made a forceful plea for the elimination of nuclear weapons. The Delhi Declaration enumerated 10 principles for building a nuclear weapon-free world. अब देखिए 4 साल बाद जो कि एक जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ, ठीक है, जॉइंट डिक्लेरेशन इशू किया गया कब? जब सोवियत यूनियन के राष्ट्रपति आए थे गॉर्बाचेव, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वह इस बात को रखे कि पूरे दुनिया से परमाणु हथियार को हटाना चाहिए, और दिल्ली में यह डिक्लेरेशन लाया गया कि 10 सिद्धांत होंगे, ठीक है, जिससे यह पूरा दुनिया परमाणु हथियार से आज़ाद हो जाएगा। In 1988, Rajiv Gandhi proposed an action plan for ushering in a nuclear weapon-free and non-violent world order. 1988 में राजीव गांधी एक ऐसी योजना को लाए, ऐसी योजना को प्रपोज किए, प्रस्तावित किए, ताकि यह पूरा दुनिया जो है वो परमाणु हथियारों से मुक्त हो जाए, यहाँ पर हिंसा ना हो। The action plan envisaged a binding commitment by all nations to the elimination of nuclear weapons in stages by 2010. अब देखिए, जो एक्शन प्लान की बात यहाँ पे की जा रही है वो एक कमिटमेंट, एक बाइंडिंग कमिटमेंट हो गया सभी राष्ट्र का, ताकि इस दुनिया से 2010 तक सभी जो परमाणु हथियार है उसको हटाया जा सके। India is also an original signatory of the Chemical Weapons Convention, having signed it on January 14, 1993, and was among the first 65 countries to have ratified the treaty. अब देखिए, भारत जो है वो जो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन था उसमें ओरिजिनल सिग्नेटरी था, ठीक है, और कब साइन किया था इसको? जनवरी 14, 1993 में, और ये 65 देशों में सबसे पहला देश था जो कि इस ट्रीटी को माना, इसमें शामिल हुआ। In 1993, India sponsored a resolution on comprehensive test ban along with the US within the overall framework for advancing towards nuclear disarmament. अब देखिए, 1983 में भारत एक रिजोल्यूशन लाया, ठीक है, ताकि जो न्यूक्लियर है, जो परमाणु हथियार है, उस पर बैन लगाया जा सके। इंडिया वॉज डिस्ट्रेस्ड व्हेन फाइनल वर्जन ऑफ द CTBT वॉज रश थ्रू विदाउट कॉन्सेंसस, ठीक है। अब भारत ने इस बात को लेके बहुत तंग हो गया जब CTBT का फाइनल वर्जन आया, ठीक है, बिना उसके कंसेंस के, ठीक है। कंसेंस यहाँ पे एक वर्ड है, कंसेंस का मतलब क्या होता है? कंसेंस का मतलब होता है आम सहमति। एंड इट फेल्ड टू एड्रेस द सिक्योरिटी रीजंस ऑफ इंडिया, और वहाँ पर जो भारत का जो सुरक्षा था इसको वहाँ पर ध्यान नहीं रखा गया। Hence it bravely stood against the steadily fashion in which some tests used canned while sophisticated nuclear tests were not in a way. India's conduct of nuclear tests in 1998 could be linked to the unfair framework of CTBT. Though many initially misunderstood India's test as a negative development for disarmament, India pledged to continue to work for inaugural and non-discriminatory nuclear disarmament. अब देखिए, CTBT जब लाया गया तो भारत की सुरक्षा को यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया, तो भारत इस बात के खिलाफ खड़ा हुआ, ठीक है। और 1998 में भारत में भी न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, ठीक है। अब बहुत लोग ये सोचे कि भारत जो डिसआर्मामेंट की बात करता है कि यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि वेपन्स को कम किया जाए, हथियारों को कम किया जाए, भारत खुद ये कर रहा है, तो बाद में भारत ये समझा गया कि भारत अभी भी इस चीज़ पे काम कर रहा है कि इस देश से, इस दुनिया से हथियारों की कमी की जाए, हथियारों को हटाया जाए। 26.3.2 India's participating in UN peacekeeping.
26.3.2। भारत ने क्या योगदान दिया, भारत किस मामले से शामिल हुआ संयुक्त राष्ट्र का जो शांति बनाए रखने की बात थी। इंडियाज हिस्ट्री ऑफ पार्टिसिपेशन इन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन इज अ लॉन्ग वन। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र का जो शांति पूरे दुनिया में बनाने की जो बात है उसमें भारत का जो हिस्सेदारी है वह उसका बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है। India's contribution has been described as excellent by many political observers। बहुत सारे जो राजनीतिक जो लोग थे, जो राजनीति को ऑब्जर्व करते थे, उस पर ध्यान रखते थे, वो यह बताते हैं कि भारत का जो योगदान था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही अच्छा था। India's contributions has been acknowledged by members of the international communities। अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय के जो सदस्य थे वह भी भारत का जो योगदान था पीस कीपिंग में, यूएन पीस कीपिंग में, उसकी बहुत सराहना की है। पीस कीपिंग स्टैंड्स फॉर प्रिवेंशन, कंटेनमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज बिटवीन एंड विद इन स्टेट्स थ्रू द नॉन ऑफेंसिव एक्टिविटीज ऑफ मल्टीनेशनल फोर्सेज ऑफ सोल्जर्स, police and civilian people sent unto the authority of the United States nations with the consent of the countries concerned। अब देखिए, पीस कीपिंग क्या हुआ? पीस कीपिंग का मतलब क्या हुआ कि जितने भी देश हैं, ठीक है, वो जो भी हॉस्टिलिटीज करते हैं, ठीक है, जो उनमें शत्रुता है उसको रोका जाए, कम किया जाए, खत्म किया जाए। अब चाहे वो शत्रुता कैसी भी हो, ठीक है, उसको बिना लड़े, ठीक है, जो मल्टीनेशनल फोर्सेस हैं, ठीक है, जैसे सोल्जर्स हुए, पुलिस हुए, वहाँ के लोग हुए, ठीक है, बिना लड़े जो शत्रुता है, जो दुश्मनी है, उसको खत्म किया जाए। पीस कीपिंग नेशंस चेंज्ड इन इट्स स्कोप एंड नेचर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। अब देखिए, जो पीस कीपिंग नेशंस है, जो राष्ट्र हैं, ठीक है, वो अपने क्षेत्र को, अपने तरीके को बदलें, ठीक है, ताकि ऐसा कोई परिस्थिति ना हो जिससे कॉन्फ्लिक्ट हो। इंडिया हैज टेकन पार्ट इन 35 ऑफ यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस इन 4 कॉन्टिनेंट्स। अब देखिए, 4 कॉन्टिनेंट्स में, जो 4 महाद्वीपों में जो यूएन का पीस कीपिंग का जो काम हुआ, उसमें भारत ने 35 जगह हिस्सा लिया। Its most significant contribution has been to peace and stability in Africa and Asia। अब देखिए, उसका सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान रहा वो कहाँ पर रहा? अफ्रीका और एशिया में शांति लाना, वहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी को बनाए रखना। प्रेजेंटली इंडिया इज रैंक्ड एज द लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर टू यूएन। आज भारत को जो रैंक मिला है कि सबसे ज़्यादा ये संयुक्त राष्ट्र में ये कंट्रीब्यूट किया है, अपना हिस्सा दिया है। द सागा ऑफ इंडियाज रोल in UN's peacekeeping began with the establishment of the United Nations Emergency Force UNEF in the Gaza Strip and the Sinai in 1956 after Israeli war against Egypt ended। अब देखिए, भारत का जो रोल रहा है, जो कार्य रहा है यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का शांति बनाए रखने की जो मुहिम थी, उसमें वो कब से है? जब इजराइल वॉर जो इजिप्ट के खिलाफ था वो खत्म हुआ, ठीक है, 1956 में जब यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फोर्स बना, कहाँ पर? यूएनईएफ, गाजा स्ट्रिप और सिनाई में 1956 में। द कॉन्गो इन अफ्रीका बेनिफिटेड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम ट्रूप प्रेजेंस। अब देखिए, जो वहाँ पे ट्रूप्स थे उनके वजह से जो कॉन्गो थे अफ्रीका में, उनको बहुत फायदा हुआ। इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूटेड to keep unity and integrity of that history in 1960s। अब भारत जो है वो अपना योगदान दिया ताकि एकता बनाई जा सके, अखंडता बनाई जा सके इतिहास में 1960 में। After the end of the Cold War, India's contribution to UN peacekeeping remains significant equally, if not more, military personnel at the request of the United Nations Secretary General to Angola, Cambodia, Somalia, El Salvador and Sierra Leone etc। जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ
तो भारत का जो योगदान था यूएन पीस कीपिंग में वो उस समय भी बहुत महत्वपूर्ण रहा, ठीक है, उसके बराबर रहा, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो, क्योंकि जो मिलिट्री पर्सनल्स थे, जो लोग मिलिट्री में थे, ठीक है, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, कहाँ पर, अंगोलिया में, कंबोडिया में, ये सब अलग अलग जगह का नाम है। मैनी ऑफ दीज कंट्रीज वर विक्टिम्स ऑफ कैओस कॉज्ड बाय द सिविल वॉर्स। अब बहुत सारे इसमें जो देश हैं वो क्या थे, वो जो भगदड़ मची थी, जो सिविल वॉर हुआ था, इसके वो लोग विक्टिम्स थे, ठीक है, मतलब पीड़ित थे। नो गवर्नमेंट मशीनरी कोलैप्स्ड और वाज डिस्क्रेडिटेड, ठीक है। इंडिया सेंट नॉट जस्ट ट्रुप्स बट पुलिस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब देखिए, कोई भी जो सरकारी मशीनरी थी, ठीक है, वो ना तो खत्म हुई, ना तो वो खराब हुई। भारत ने सिर्फ अपनी लोगों को नहीं भेजा, पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर्स, सबको भेजा गया, ठीक है। 26.4 इंडियाज केस फॉर अ परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखिए, जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें भारत का जो उसको परमानेंट सीट मिले वहां पे, उसके लिए क्या हुआ। सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब क्या होता है, सुरक्षा परिषद। अब यहाँ पे जो सुरक्षा परिषद की बात कर रहे हैं वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अ परमानेंट बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस सीकिंग टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। As you already know, the efficiency of peace maintenance in the world depends on the effectiveness of the Security Council, but the Council has suffered in this regard due to its outdated, unchanged membership. जैसा कि आप जानते हैं कि शांति तभी तक अच्छी तरह से बनाई रह सकती है दुनिया में जब जो सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं वो अच्छे से काम कर सकें। लेकिन यह जो सुरक्षा परिषद है इसको बहुत कुछ झेलना पड़ा, क्योंकि इसका जो तरीका था वह बहुत ही पिछड़ा था और इसके जो सदस्य थे वो बदले नहीं जाते थे। Presently, the permanent membership of the Security Council is confined to US, Russia, Great Britain, France and China. अभी जो सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से देश तक सीमित है, यूएस, अमेरिका, रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। However, such composition of the Security Council does not take into account the current global power configuration, which has changed since the days when these countries were inducted as permanent members. हालांकि ये जो composition, ये जो राज्य थे इस सुरक्षा परिषद में, वो अभी के जो current global power हैं, ठीक है, उनको नहीं लिए थे और चीज़ें काफ़ी बदल गई थी उन दिनों से। Since India has emerged as the fourth fastest growing economy and also because of the leadership it has provided in all the international fora, its contribution to UN peacekeeping, its track record in espousing the cause of the third world, India has a strong case for a permanent seat in the Security Council. अब देखिए, भारत जो कि दुनिया का चौथा सबसे तेजी से बढ़ने वाला इकोनॉमी है, ठीक है, उसको और उसका जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसलिए उसको और उसका जो यूएन पीस कीपिंग में जो योगदान रहा है, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ठीक है, भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में एक स्थायी जगह मिलने की बात की जाती है। वी आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम मैनी फ्रेंडली कंट्रीज। हमें बहुत सारे जो हमारे मित्र देश हैं उनसे समर्थन मिलता है। अ फाइनल डिसीजन ऑन द मैटर इज लाइकली टू टेक सम टाइम बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। अब इस पे जो अंतिम निर्णय होगा ये होने में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा जटिल होता है। किसी भी देश को आसानी से सुरक्षा परिषद में अपनी जगह नहीं मिलती है। अब देखिए, जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे थे इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति के ऊपर, वो अभी तक क्या क्या सीखे, व्हाट यू हैव लर्नड। इंडिया हैज़ फॉलोड सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स इन द कंडक्ट ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम विच इट हैज़ नॉट डेविएटेड मच। अच्छा, भारत जो कुछ मूल सिद्धांत जो है उसको उस पर चला, ठीक है,
अपने विदेश नीति को लेके, जिसमें वो ज़्यादा बदलाव नहीं लाया. In fact, some of its basic features such as non-alignment still remain significant and relevant. अब देखिए, कुछ ऐसी जो मूल विशेषताएं हैं जैसे कि नॉन अलाइनमेंट हुआ, ठीक है, वो आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है. The proof of the durability of some decades old principles lie in the efforts of India and China to revive the 50-year-old Panchashil as the basis of bilateral relation. अब देखिए, ये जो सबूत मिलता है, ठीक है, जो कि सदियों से जो पुराने जो सिद्धांत हैं वो अभी भी चलाए जा रहे हैं. तो जो एफर्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, भारत में, पाकिस्तान में, माफ कीजिएगा, भारत में, चाइना में, ताकि जो 50 साल पुराना जो पंचशील है इसको बनाया जा सके ताकि बायलैटरल रिलेशन अच्छा हो, संबंध अच्छा हो. India has contributed significantly to UN efforts for peace and disarmament and to UN peacekeeping operation. इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ा है कि भारत का जो संयुक्त राष्ट्र का जो प्रयास रहा है शांति का, हथियारों की कमी का, फिर पूरे दुनिया में शांति बनाए रखने का, उसमें भारत का बहुत योगदान रहा. Even as India is poised to become an economic superpower in the coming times, it always has and in future too will take necessary steps to further its national interest in every respect, political, strategic and economic terms. अब देखिए, भारत एक बहुत ही शक्तिशाली, आर्थिक रूप से भी शक्तिशाली देश बन रहा है, ठीक है, और इसमें हमेशा से था और आगे भी होगा ताकि ये महत्वपूर्ण कदम उठा सके अपने राष्ट्र हित के लिए, चाहे वह राजनीतिक रूप में हो, योजनाबद्ध हो या आर्थिक रूप में हो, ठीक है. तो अब देखिए, बहुत सारा वीडियोस आप लोग पढ़े, तो अगर आपको मन में कोई भी क्वेश्चन है तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही नंबर 9051378712. हमारा हाइक में भी है, टेलीग्राम में भी है, व्हाट्सएप में भी है. तो अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे मैसेज कीजिए, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा. साथ ही साथ नीचे अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है. और हमारे वीडियोस को अपने ट्यूशन्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में सबके संग शेयर कीजिए और फेसबुक, व्हाट्सएप में भी सबको भेजिए. धन्यवाद.